welcome. You're with us for a very special conversation as we take a look at India 2030. What's in store? And, we take a look through budget analysis as well. Joining us, a very special guest. We got Vivek Bindra, the founder and CEO of Bada Business. He's a motivational speaker, an inspiration. He's someone who a lot of entrepreneurs look to for guidance. He's broken lots of Guinness records, and I'm sure he'll tell you a lot more about what Bada Business is all about and how you can also really access some learnings through it. But first, Vivek, आपसे पूछते हैं कि 2019 में Prime Minister had laid out about 10 divisions for India 2030. अब आपके क्या suggestions है किस तरीके से इंडिया जाके एक सुपर पावर बन सकता है 2030 तक? What is the growth rate currently looking like? धन्यवाद आबा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एज एन आइडेंटिटी आप एक इंग्लिश स्पीकर हैं और फिर भी आप हिंदी में प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। अवर चैनल इज ऑल्सो हिंदी चैनल। एज एन आइडेंटिटी आई एम हिंदी स्पीकर, तो मैं प्रयास करूंगा कि उत्तर सारे आपको हिंदी में दूं। पहला मैं शुरू करता हूं कि यूएनडीपी के ना एक्चुअली 17 गोल्स हैं। ये महत्वपूर्ण 17 गोल्स हैं। उन 17 गोल्स जो कि भारत को सुपर पावर बनाने में मदद करेंगे, उसमें से 11 में इस समय हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं। मैं उदाहरण दे देता हूँ। हंगर है, हेल्थ है, इक्वालिटी ऑफ जेंडर है, सफाई सैनिटाइजेशन है, इसके अलावा इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनइक्वालिटी है। तो अगर इन एरियाज़ में खासतौर से जस्टिस, पीस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन इन पार्टनरशिप विद दीज गोल्स, तो ये 11 एरियाज़ हैं जहां हम कमज़ोर चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर आप ये कह रहे हैं कि भारत को एक सुपर पावर 2030 में देखना चाहते हैं, तो पहला हमें करप्शन खत्म करना होगा। और करप्शन खत्म करने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है कि अगर आप जजेस बढ़ा सकें। अभी राइट नाउ वी हैव अबाउट 20 जजेस पर 10 लाख पीपल, एंड इफ यू कैन टेक इट टू 50 जजेस पर 10 लाख पीपल, तो जजमेंट जल्दी आएगा। यूएस में आप देखते हैं कि जजमेंट बहुत जल्दी आता है, 9 महीने में आता है या 9 साल में आता है। जितना जल्दी जजमेंट आएगा उतना आदमी चिंता करेगा अपराध करने से पहले। दूसरा, मुझे लगता है कि स्टेट्स को बड़े स्ट्रॉन्ग पीएनएल की तरह इंसेंटिवाइज करके ड्राइव करना चाहिए, जिससे स्टेट्स अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो कंट्री अच्छा परफॉर्म करेगा। तीसरा, मुझे लगता है कि जिस देश का शिक्षक यानी कि एजुकेशन सिस्टम व्यवस्था कमज़ोर रहेगी, वहाँ दिक्कत रहेगी। तो अगर हम फैकल्टीज़ को गवर्नमेंट स्कूल के अंदर इंसेंटिवाइज करें उनके बच्चों की परफॉर्मेंस के बेसिस पे, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। कि जितने बच्चे आपकी क्लास में सरकारी स्कूल के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं, बेसिस हम सरकारी स्कूल के टीचर्स को भी इंसेंटिवाइज कर सकें। टीचर ट्रेनिंग बजट को बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने को पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए और कॉर्पोरेट को ही खाली बिजनेस करना चाहिए। रेलवेज, एयरलाइन, ऑयल एंड गैस को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, इसको कई लोग बुरा मानते हैं, मेरी नज़र में बहुत अच्छा है। स्कॉलरशिप मुझे लगता है बच्चों के लिए 1 लाख करोड़ का, जिससे मेरिटोक्रेसी को हम आगे बढ़ाएं। इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स कभी कभार थोड़ा स्लो रह जाते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होने के बावजूद। अगर उनको स्टिक इन कैरेट मॉडल में, उनका स्टिक तो बहुत मजबूत है, सीएजी भी तंग करता है, सीवीसी भी करता है, सीबीआई भी करता है, इतना ऑडिट होता है, इतना चेक होता है, पर अगर वो कुछ अच्छा करता है ब्यूरोक्रेट, तो उसको कोई कैरेट नहीं है। अगर वो कुछ बड़ा अचीव करेगा तो उसको कोई पूछता नहीं है, कोई तारीफ नहीं होती है, तो उसको कैरेट भी देना है स्टिक के साथ साथ, वो बहुत ज़रूरी है। और फाइनली मैं कहूँगा कि आप लेबर इंटेंसिव बिजनेस में आप आउटकम ड्रिवन इंसेंटिवाइजेशन लेके आते हैं, हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाते हैं। बेसिकली ये मेरा एक बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है। रेड टेपिज्म को अगर रेड कारपेट कर सकें, अगर आप बिजनेस को इंसेंटिवाइज कर सकें लर्निंग के साथ में, टैक्सेस को थोड़ा रैशनलाइज कर सकें, ये कुछ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो इसमें मैं ज़्यादा बात भी करता हूँ और काफ़ी ज़्यादा बात करता हूँ। मुझे लगता है कि आई विल आंसर मोर इन योर नेक्स्ट क्वेश्चंस। जी, इंडिया इज प्रोड्यूसिंग so many unicorns. हर 9 दिन के करीबन एक नया यूनिकॉर्न शेप ले रहा है। बट व्हेन वी टेक अ लुक एट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेसेस, हम फिर भी बहुत पीछे हैं। ये कैसे सॉल्व हो सकता है? बहुत अच्छा। मैं उत्तर से पहले बता दूं, ना पक्ष ना विपक्ष। आई विल नॉट एक्चुअली फेवर एनी गवर्नमेंट, आई विल ओनली टॉक अबाउट द मेन प्रिंसिपल्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर हम 63 हैं, आपने ठीक बोला, आउट ऑफ 190 कंट्रीज। लेकिन स्टार्टिंग बिजनेस में यानी कि हम शुरू करने ही नहीं दे रहे हैं अपने बिजनेसेस को भारत के अंदर। आज माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप जो गाँव के अंदर या 1 लाख की पॉपुलेशन के छोटे इलाकों में किया जा सकता था, उसमें हमारी रैंक 136 है। 190 देशों में बहुत पीछे हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस की मुझे लगता है काफ़ी कमी है। रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए
45 डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, लेकिन गन खरीदना बहुत आसान है हमारे देश में। गन के लिए आपको कम लाइसेंसेस चाहिए होते हैं। टैक्सेस भी इस समय लोग नहीं पे कर रहे हैं। 115 रैंक आ रही है 190 देशों के बीच में। और सबसे ज़्यादा बुरा जो मुझे हमेशा लगता है वो है एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ईमानदारी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसको पूरा किया जाए, जो वचन दिया उसको निभाया जाए। उस मामले में प्राइवेट कंपनीज भी बहुत पीछे रह गई हैं। इंडिया जो है इसमें काफ़ी पीछे देखा जा रहा है। तो ये अगर आपको चाहिए कि हम स्टार्टअप्स को इम्प्रूव करें तो पहले ये समझते हैं कि ये देखो, आदमी वहीं फोकस करता है जहां पे उसको लगता है कि रिजल्ट आएगा, और स्टार्टअप्स में रिजल्ट आ रहा है, ऑलरेडी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम। 60,000 हमारे देश में स्टार्टअप्स हो चुके हैं और $42 बिलियन पिछले साल के मुकाबले, जो कि $11 बिलियन था, इस साल हमने $42 बिलियन हमने रेज किया है, नियरली 4 टाइम्स, 4 गुना ज़्यादा फंड रेज किया है। 46 यूनिकॉर्न नए ऐड हो गए हैं, यानी कि 90 यूनिकॉर्न है, हर 9 दिन में एक यूनिकॉर्न बन रहा है। पर जो टैक्स हॉलिडे सरकार ने दिया, मुझे लगता है वो कमज़ोर है। जो टैक्स हॉलिडे सरकार ने एक्सटेंड किया, मुझे लगता है कि क्योंकि जो स्टार्टअप है वो पहले तो लॉस में ही रहता है। आपने 3 साल का उसको टैक्स का बेनिफिट दिया, 3 साल बाद वो प्रॉफिट में आता है, टैक्स ले लेते हो। तो अगर उसको एक्सटेंड कर सकें, दुबई में टैक्स हॉलिडे 50 साल का है, एटलीस्ट इसको 5 साल एक्सटेंड किया जाना चाहिए था, उससे बेनिफिट होता। अब इन्वेस्टर स्टार्टअप में, उसको भी कुछ फायदा मिलना चाहिए। इन्वेस्टर अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कहीं जाकर के वहां इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको लॉन्ग टर्म गेन पे यहाँ पे 10% का टैक्स है और स्टार्टअप इकोसिस्टम में 20% है। मुझे लगता है इसको रैशनलाइज करना चाहिए। सिंगापुर में 0 कैपिटल गेन पे टैक्स है, इसीलिए सिंगापुर कई जगहों में बहुत अच्छा है हमसे। मुझे ऐसा लगता है इससे ज़्यादा इन्वेस्टर्स हम ला सकेंगे। इंक्यूबेटर एक्सेलरेटर, इसके लिए दिल्ली सरकार ने अभी कुछ काम करना शुरू किया, भारत सरकार ने किया, पर बहुत ज़रूरत है। 2400 एक्सेलरेटर्स इस समय चाइना के पास है, इंक्यूबेटर हैं, 1500 अमेरिका के पास है, भारत के पास केवल 300 है। तो यंग पॉपुलेशन है, इसके लिए काम करना चाहिए। हमारे को ज़्यादा इकोसिस्टम को मजबूत करना चाहिए, जिससे ये बेनिफिट मिल सकता है। और हमने भी इस पे काफ़ी काम किया है। अब इफ यू अलाउ एंड इफ आई मे, आई कैन ऐड व्हाट वी हैव डन। हमने बड़ा बिजनेस का कम्युनिटी बना दिया है। आप देखते हैं कि फेसबुक है फ्रेंड्स फैमिली के लिए, इंस्टाग्राम है पिक्चर शेयर करने के लिए, यूट्यूब है, लिंक्डइन जॉब्स के लिए है, ट्विटर इस समय पॉलिटिकल सोशल ओपिनियन के लिए है, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई कम्युनिटी नहीं है। सिलिकॉन वैली से कम्युनिटीज इंडिया आई है, इस बार पहली बार भारत से कम्युनिटी पूरी दुनिया जा रही है। हमने एक फेसबुक, एक लिंक्डइन बना दिया है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। हमारी बड़ा बिजनेस ऐप, जो नई ऐप हमने अभी लॉन्च किया है 1 महीना पहले, उसको लोग डाउनलोड कर रहे हैं। और मैं अपने व्यूअर्स को भी कहूँगा, आप ऐप डाउनलोड करिए। हमने एक ऐसा कम्युनिटी बनाया जहाँ बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर, स्टार्टअप, प्रोफेसर्स जो मैनेजमेंट के हैं, कंटेंट क्रिएटर, एमएसएमई, एसएमई, सोलोप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, यही लोग मिलते हैं। और इनको हम लोग, इनका रेपुटेशन, इनका रेवेन्यू, इनका रिलेशनशिप हम बढ़ा रहे हैं। और क्योंकि रेलेवेंट ऑडियंस नहीं थी एंटरप्रेन्योर के लिए कोई, फेसबुक में सब फ्रेंड्स एंड फैमिली थे। कोई लोकल लैंग्वेज में लीड जनरेट करना है, उनको बिजनेस को बड़ा करना है, उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं था। तो हमने ऐसा एक कम्युनिटी बनाया और यहाँ पे मुझे लगता है कि लोगों के 1 लाख फॉलोअर पहले 100 दिन में बन जाते हैं। लोग बहुत तेज ग्रो कर रहे हैं। ये हमने एक फ्री कम्युनिटी है बेसिकली, जैसे फेसबुक करता है, जैसे लिंक्डइन काम करता है, ऐसे ही हमने बड़ा बिजनेस ऐप बना दिया है। तो यहाँ पे आप आके मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, मोटिवेशन, एचआर, लीगल, स्ट्रैटेजी, एग्जीक्यूशन, सब कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पे आकर के लोग काफ़ी कंटेंट बना रहे हैं, डाल रहे हैं यहाँ पे, और लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। विवेक जी, बजट के दौरान ऐसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं जो हमको इन सारी चीज़ों की तरफ और बढ़ा सके? You know, it's said that MSMEs are the backbone of the country. Has the budget or any of the initiatives that have been mentioned suggested that they can strengthen the MSME infrastructure? एमएसएमई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन, इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बैकबोन है। आपने जैसा बताया अभी आभा जी, 2 लाख करोड़ का इस समय एलोकेशन किया गया है कोलैटरल फ्री लोन के लिए। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, उसको भी 50,000 करोड़ का एक्सपेंशन मिला है, 2023 तक किया गया है। ये देखने में अच्छा है, लेकिन प्रोवाइडेड अगर ये लोन लोगों को मिल सके। बैंक इस समय लोन दे नहीं रहा। आपकी 59 मिनट्स की भी स्कीम है। ओवरऑल अगर आप इकोसिस्टम को समझें, क्योंकि आपने एमएसएमई की बात किया है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 3.5 करोड़ एमएसएमई है चाइना के अंदर और हमारे पास 7 करोड़ एमएसएमईज हैं। हम उनसे डबल हैं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी पे 60% है और हमारा 30% है, यानी कि हम हाफ हैं कंट्रीब्यूशन के मामले में। इसको टोटल देखेंगे ध्यान से तो ये 1/4 हो जाता है। आज अगर आप देखोगे 18,000 एमएसएमई हर दिन चाइना में शुरू हो रहे हैं, हमारे देश में 1 ही हज़ार शुरू हो पा रहे हैं। कहाँ 18,000 पर डे, कहाँ 1,000 एमएसएमई पर डे। तो इकोसिस्टम में बहुत डिफरेंस है। मुझे
मुझे लगता है कि रजिस्ट्रेशन बढ़ाना चाहिए। 13 करोड़ हैं, 13 करोड़ में से 6.5 करोड़ रजिस्टर्ड हैं, बाकी रजिस्टर्ड नहीं, कच्चे में बिजनेस कर रहे हैं। साधारण भाषा में बोलूँ मैं, इनफॉर्मल मार्केट जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में। और इनफॉर्मल मार्केट में उस बेचारे को लोन भी जो है 24% 36% पे मिलता है। अगर सरकार रजिस्ट्रेशन कराए तो 7% 9% पे उसको लोन मिल जाएगा। गवर्नमेंट को जीएसटी भी मिलता है, टैक्सेस मिलते हैं। गवर्नमेंट कितना ग्रो करता है, मुझे लगता है स्कूल, खाली पड़ी बिल्डिंग्स को इस्तेमाल करना चाहिए लोकल हब एंड स्पोक मॉडल में। एमएसएमई की अगर आप बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कैपेसिटी डेवलपमेंट पे अगर एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करें और कंपलसरी कर दें एक एमएसएमई की एजुकेशन को और उसको पीएलआई दे दें उसके लिए। जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, उसमें मिड डे मील एक इंसेंटिव है कि गरीब बच्चा आता है उसको मिड डे मील फ्री खाना मिलता है, वो पढ़ता है नगर निगम बाल माध्यमिक विद्यालय। ऐसे ही अगर एमएसएमई को भी अगर आपने एजुकेशन को इंसेंटिव कर दिया, वहां पर इंसेंटिवाइजेशन कर दिया, वो सीख गया तो वो टैक्स भी देगा, डिफॉल्ट भी नहीं करेगा, लोन सारे चुकाए जाएंगे और गवर्नमेंट के लिए ग्रोथ है। तीसरा, मैं इसमें 5 सुझाव दूंगा आपको। तीसरा सुझाव जो मुझे लगता है कि जो मैंने बताया डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यहाँ पे बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, लोग पैसा नहीं चुकाते हैं, लौटाते हैं। इसमें तो हम पाकिस्तान, नेपाल, इराक, जाम्बिया, वियतनाम, मेक्सिको, इनसे भी पीछे चल रहे हैं, 163वीं रैंक पे हैं। उसके लिए इस एमएसएमई रिकवरी नहीं कर पा रहे। एमएसएमई समाधान योजना देश में हमारी सरकार ने लागू तो किया है, पर वो लगभग फेलियर के नज़दीक मैं उसको मानता हूँ। 1 लाख केस आता है तो उसमें 10,000 सेटल होता है, 90,000 सेटल नहीं हो पाता है, 30,000 तो रिव्यू में रह जाता है। तो किसी प्रकार से अगर हम लोग ऐसा कर सकें कि कुछ कॉरपोरेट लॉ के अराउंड हम लोग और काम कर सकें और नंबर ऑफ जजेस अगर हम और बढ़ा सकें इस एरिया में, और वो किस चीज़ के लिए, मुझे लगता है कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म आ जाए हमारे लीगल सिस्टम में तो काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। और एक क्लस्टर डेवलपमेंट पे अगर आप ध्यान दें, क्लस्टर डेवलपमेंट पे इस साल काम भी हुआ है, बात भी किया गया है। क्योंकि देखिए, क्लस्टर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जो इस बार निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किया, मुझे उसके लिए काफ़ी खुशी है। मेरी एक्सपेक्टेशन भी इसमें कुछ पूरी हुई है। चाइना में 100 से ज़्यादा ऐसे स्पेसिफिक जोन है, फर्नीचर का शहर, कपड़ों का शहर, मोबाइल का शहर, बिजली का शहर, टॉयज़ का शहर, टाइल्स का शहर। भारत में इसकी बहुत ज़रूरत है और अगर ये हो जाए, एक ही जगह पर बिजनेस होगा तो लॉजिस्टिक्स का खर्चा बचेगा, फॉरेन करेंसी आएगा, बाहर से विदेश Yes, it'll lead to lots of benefits. आप स्टार्टअप गुरु का अवतार भी लेते हैं स्पॉट फंडिंग शो हॉर्सेस टेबल पे। ऐसे प्लेटफॉर्म कैसे चेंज कर सकते हैं बिजनेसेस का फ्यूचर? फंडिंग इज अ की प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्टार्टअप, जैसे सबको पता ही है। हाँ, हमने एक हॉर्सेस टेबल एक प्रोग्राम लॉन्च किया है और वो हमारे चैनल पे और जीएनटी पे आता है, हॉर्सेस टेबल। उसके हमने 23 एपिसोड डाले हैं, आखिरी एपिसोड अभी खत्म हुआ है। फंड रेजिंग के लिए ये ऑन द स्पॉट रियलिटी फंडिंग शो हमने लॉन्च किया। 23 एपिसोड्स में हमने करोड़ों रुपए का फंड एक स्टार्टअप को दिया। I think that's a deal. That sounds Ipsy, great. Are you okay with 80 crores? ठीक है, we'll go ahead with that. 6 और 7 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ ये बन गई है इंडिया की सबसे बड़ी स्पॉट फंडिंग इन्वेस्टमेंट। सोचो आप, सिंपल भाषा में एक आम आदमी को ये लगता है कि मेरे को आइडिया देके पैसा मिल सकता है, कितनी बड़ी बात है। सो वी आर क्रिएटिंग दैट होप। हम लोग भांग से प्रोडक्ट्स बनाते हैं। We manufacture charcoal briquette. हमारे मास में एक एक्सजेल फैन यूनिट है। हम लोग गधी के दूध से ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सुनील शेट्टी जो बॉलीवुड के एक्टर है, उनका प्रोडक्शन कंपनी टीवी टुडे नेटवर्क और बड़ा बिजनेस, इन तीनों की पार्टनरशिप में हमने इसको लॉन्च किया। हॉर्सेस टेबल, जो जीता वही सिकंदर, भारत का सबसे बड़ा रियलिटी फंडिंग शो। यहाँ पे आपको मेंटर, कोच, एडवाइजर, पैसा, स्टार्टअप गुरु सब मिलते हैं। मेरा रोल एक स्टार्टअप गुरु का है इसमें। मैं आता हूँ एज ए स्टार्टअप गुरु, यहाँ पे आकर के आप क्राई नहीं करेंगे, दोबारा ट्राई करेंगे। आप स्ट्रांगली मेंटल होने की जगह जहाँ हो जाते हैं लोग, आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे। आपके लिए होपलेस एंड आपको एंडलेस होप क्रिएट करके देगा। देखिए, जो फंडिंग है ना, वो मिल नहीं पा रही है लोगों को। एंजल इन्वेस्टमेंट में मिलने में कितना तकलीफ आ रहा है आज। लीड एंजल, इंडिया एंजल, मुंबई एंजल, चेन्नई एंजल, बहुत कुछ है, लेकिन 2% लोगों को पैसा मिलता है। इसीलिए हमने इसको चालू किया और इसमें स्मार्ट कैपिटल मिल रहा है। बड़ा बिजनेस आकर के लाइफ टाइम मेंबरशिप देता है, ट्रेनिंग देता है, कोर्सेज देता है स्टार्टअप्स को। आज इन्वेस्टर्स आपके साथ इन्वेस्ट करें या नहीं करें, मैं आपको पर्सनल मेंटरिंग के लिए जरूर इन्वाइट करूंगा। हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करेंगे ताकि आप अपने स्त्री प्लेटफॉर्म को आगे लेके जाएं और महिलाओं को और एम्पावर करें। मैं आपको हमारे 75 डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हैं हमारे, आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप के साथ वो अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर करना चाहूंगा। तो ये हमने काफ़ी काम किया इसके अराउंड और आई थिंक वो लोगों ने वीडियोस को बहुत पसंद किया। मैं व्यूअर्स को बोलूँगा कि 23 एपिसोड हैं, इनमें कुछ एपिसोड्स तो बहुत इंस्पिरेशनल है, आप जाके देखना चाहिए। आप जीएनटी पे या हमारे चैनल पे देख सकते हैं। एक बहुत करेज मिलता है और सीरियस प्रोग्राम है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने इसको बड़ा एक बिग बॉस टाइप हो हल्ला किया है। एक सीरियस कॉन्टेंट हमने यहाँ आकर के बिल्ड किया है कि जिसमें आप देखें कि एक एक्चुअली क्या है, आज स्टार्टअप को पता चल जाता है कि इन्वेस्टर्स कैसे बिहेव करेगा और इन्वेस्टर से मुझे मांगना क्या है, इक्विटी देनी कैसे है।
ऑल राइट एंड आखिरी में मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि जॉब क्रिएशन सबके माइंड पे है, सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको लगता है कि बजट ने इस बार इसको ठीक से एड्रेस किया है? आगे जाके हमारे कंट्री पे इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ग्रोथ पे क्या हो सकता है? और आप बड़ा बिजनेस पे भी इतना सब कुछ करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, स्किलिंग के लिए, तो कैसे ये सब चीज़ें आगे जाके और आगे बढ़ के इकोसिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं? दो प्रश्न हैं आपके। एक, गवर्नमेंट ने क्या किया इस बार जॉब क्रिएशन के लिए, दूसरा बड़ा बिजनेस क्या करता है। पहले मैं गवर्नमेंट का बता देता हूं। गवर्नमेंट जॉब क्रिएशन के लिए अपस्किलिंग, रीस्किलिंग बहुत कर रहा है। 3000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है, लेकिन केवल 2% स्किल्ड लेबर है। इसका मतलब क्या हुआ? चाइना में 30% स्किल्ड है, इंडिया में 2% है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे प्रोग्राम्स इफेक्टिव नहीं है। तभी आप देखते हैं कि टिम कुक आके पब्लिकली स्टेटमेंट देते हैं कि क्राफ्ट्समैनशिप और सोफिस्टिकेशन लेबर की मुझे चाइना में मिलती है, इसलिए मैं चाइना में ही काम करना चाहता हूँ, वहाँ फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, इफेक्टिव नहीं है हमारा प्रोग्राम। इफेक्टिव अगर उसे करना है तो आपको रिफॉर्म लेके आना है, पैच वर्क नहीं। और रिफॉर्म के लिए आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम करना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए मैं अगर क्विक आपको 7-8 आइडियाज दे सकूं, पहला, रजिस्ट्रेशन को तेज करना चाहिए। दूसरा, बिना बात के रेगुलेशन से उनको हटाना चाहिए। तीसरा, जैसे आधार है ऐसे ही बिजनेस का यूनिक एंटरप्राइज नंबर होना चाहिए। अगर बिजनेस का यूनिक एंटरप्राइज नंबर होगा तो ये नहीं कि अभी जीएसटी लेके आ, अभी पैन नंबर, अभी ये नंबर, अभी वो नंबर, अभी ऐसा नंबर, एक नंबर सारा काम हो जाए। अब मैं इसके बाद बोलूंगा कि कमर्शियल कोर्ट ले आएं। कमर्शियल कोर्ट्स आ जाते हैं तो डिस्प्यूट फटाफट खत्म होते हैं, ज़्यादा बढ़ने चाहिए। कंप्लायंस से सारे के सारे विंडोज़ पे अलग अलग ना जाना पड़े, डिजिटलाइज हो जाएं। अब अगर इंस्पेक्टर राज हुआ करता था पहले, हाँ, उसमें क्या है, आपको अगर इंस्पेक्शन भी करना है तो वो भी डिजिटल हो जाए। ऐसा नहीं कि हमारे ऑफिस को इंस्पेक्शन करने आ रहा है। सिंगल विंडो हो जाए कि एक ही जगह जाकर के मेरा बिजनेस चालू हो जाए। ऐसा नहीं कि मुझे 50 जगह जाना पड़े। लोन्स एंड ग्रांट इजी मिल जाए, अपने आप बिजनेस बड़ा होगा। और आपने पूछा हमारा क्या रोल है। देखिए, हम एक प्लेटफॉर्म है जो एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते हैं, और इसीलिए हम इसी तरीके के शोज भी लेके आए, जो मैंने आपको बताया कि हॉर्सेस टेबल जहाँ फंडिंग मिल रहा है। आज हमारे 100 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। आज हमारे 80 बिलियनियर प्रोफेसर्स हैं और 500 सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स मिलकर के पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। 32 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस है। सो आज 125 ऑफिस में, लगभग हर शहर में ऑफिस है, छोटे शहर में भी, टियर 2 में, टियर 3 में, टियर 4 में, जिस भी शहर का आप नाम जानते हैं, लगभग हमारा वहाँ ऑफिस है आज। और 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हमने भी बनाए, जहाँ पे हज़ारों लाखों करोड़ों लोग आकर के इसका पूरा लाभ उठाते हैं। तो बड़ा बिजनेस अपना काम कर रहा है, लेकिन सरकार से हम और पुश करना चाहेंगे कि इस पर काम किया जाना चाहिए और इसको और बड़ा करना चाहिए। धन्यवाद। Thank you so much, Vivek ji. Thank you so much. Great chatting with you today. थैंक यू आभा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।